डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि भाई डेफिनेशन क्या है, किसको प्रोनाउन कहा जाएगा, ऐसी क्या चीज़ है जिसको प्रोनाउन कह रहे हैं। तो डेफिनेशन में लिखी है, वर्ड यूज टू रिप्लेस अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। ऐसा शब्द जो नाउन को रिप्लेस करने के लिए बना है, नाउन को रिप्लेस करने के लिए आया है, क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। भाई बिल्कुल सही बात है, नाउन का रिपीटेशन गलत माना जाता है। आपको मैंने पहले कई बार बताया होगा कि कहीं नाउन आया है और नाउन एक बार आ गया, फिर दोबारा भी आपने, अब एक सोचो ना, अब आपको 10 लाइन लिखनी है, 10 लाइनों में एक व्यक्ति राम है जिसकी चर्चा हो रही है, कितनी बार राम 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 लिखते चलोगे? बताओ, राम 10 बार थोड़ी लिखोगे। एक बार राम लिख दिया तो अब राम के बदले प्रोनाउन आएगा ही। माना सीता की चर्चा है तो एक बार सीता लिख दिया, उसके बदले क्या आएगा? शी। कोई एक बर्ड है जिसके बारे में बात चल रही है, उसके बदले क्या आएगा? इट। समझ रहे हो? और इन तीनों के बारे में बात चल रही है, तीनों का मिला के क्या आएगा? बोले सर दे। तो डिपेंड करता है कि भाई किस तरीके के सेंटेंस में क्या यूज हुआ है। लेकिन एक चीज़ है कि नाउन का रिपीटेशन गलत माना जाता है, और नाउन को रिपीट होने से रोकने के लिए ही कौन आता है? प्रोनाउन आता है। कि बार बार नाउन ना आए, उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए किसका यूज़ करते हैं? प्रोनाउन का। दैट्स वाई हमने डेफिनेशन लिखी है आपके सामने, देखो कि अ वर्ड यूज टू रिप्लेस अ नाउन, एक ऐसा शब्द जो नाउन को क्या क्या कर सके? रिप्लेस कर सके, इज कॉल्ड प्रोनाउन। क्या कहलाता है? प्रोनाउन कहलाता है। जैसे मैं कहता हूँ राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। ही लिव्स नियर माई हाउस, वो मेरे घर के पास रहता है ना। राम इज़ माई फ्रेंड, और अगर मैं राम की यहाँ पे लिखूँ राम लिव्स नियर माई हाउस, दोनों बातें ठीक है ना। राम इज़ माई फ्रेंड, राम लिव्स नियर माई हाउस, राम मेरा दोस्त है, वो मेरे घर के पास रहता है। लेकिन राम के बदले आपने यहाँ पे क्या लगाया? यहाँ पे आपने राम ना लिख के राम के बदले ही लिखा। कारण क्या है? रीज़न है कि भाई आपके पास नाउन था और आपने नाउन को दोबारा यूज़ ना करके नाउन को रिप्लेस कर दिया। नाउन को क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। किससे? प्रोनाउन से। नाउन को रिप्लेस कर दिया प्रोनाउन से। तो ऐसे शब्द जो नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं प्रोनाउन कहलाते हैं साहब, ठीक है। तो बस यही है, ही जो है प्रोनाउन है, ठीक है। एक बात अब टाइप्स की बात कर लेते हैं। देखो वैसे तो 8-9 टाइप आपको देखने के लिए मिलेंगे, एक एक करके चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोई टाइप पढ़ने जाएंगे तो उसको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। कौन सा प्रोनाउन कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है बेसिकली, मतलब ऐसा मान के चलो डेफिनेशन के रूप में देखें तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन से मिलकर जो प्रोनाउन बनते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। अब बात होती है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या है। हालांकि मैं इससे पहले बहुत बार बता चुका हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा था तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन पढ़ाया होगा, तो इसलिए एक बार फिर से चर्चा कर लेते हैं। देखो आई और वी जो होता है ना, ये मिलाकर कौन सा पर्सन बनता है? फर्स्ट पर्सन बनता है, ठीक है साहब। यू जो होता है वो कौन सा पर्सन होता है? सेकंड पर्सन होता है। और ही शी इट दे जो होते हैं, ये तीनों को मिलाकर कौन सा पर्सन बनता है? थर्ड पर्सन बनता है। और मैं बता चुका हूँ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की चर्चा जिस प्रोनाउन में होती है वो पर्सनल प्रोनाउन होता है, ठीक है साहब। पर्सनल प्रोनाउन जो है बेसिकली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन है, किसी भी व्यक्ति के बदले लगाए जा रहे हैं, समझ रहे हो नहीं? जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरा नाम, मैं अपने हिसाब से चलूंगा तो मैं अपने नाम के बदले आई का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम्हारा कुछ भी नाम हो सकता है, तुम्हारे बदले किसका यूज़ कर सकते हैं? यू का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है जनरली, तो इट जो है वो नॉन लिविंग के लिए आता है हालांकि। तो तीन हमारे पास बेसिकली पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है साहब। हर पर्सन में अपना प्लूरल होता है, तुम्हें पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट पर्सन आई है, आई का अपना प्लूरल कौन है? आई अपना सिंगुलर है, और आई का प्लूरल कौन है? वी है, ठीक है साहब। यू जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। सेकंड पर्सन में केवल एक ही आदमी है, यू, तो यही सिंगुलर है और यही क्या है? प्लूरल है, ठीक है। ही की बात करें सिंगुलर होता है, शी की बात करें सिंगुलर होता है, इट की बात करें सिंगुलर होता है, और ही शी इट तीनों का अगर प्लूरल चाहिए तो तीनों का प्लूरल कौन होता है? तीनों का प्लूरल दे होता है। तो हर पर्सन में अपना सिंगुलर प्लूरल भी होता है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, कहीं जरूरत पड़ जाए कि आई का प्लूरल कौन है, तो आई का प्लूरल ये मैं सोचना आई का प्लूरल यू होगा, आई का प्लूरल दे होगा। आई का प्लूरल कौन होता है? वी होता है। यू ही सिंगुलर है, यू ही प्लूरल है। तुम कहोगे कैसे पता चला सर यू ही सिंगुलर यू ही प्लूरल? आप तो यू को हमेशा प्लूरल कहते हो। भाई जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखोगे, अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नाम की एक चीज़, तो वहाँ आपको पता चलेगा कि यू के दो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, एक सिंगुलर के लिए, एक प्लूरल के लिए। वहाँ थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल मेरी बात पे विश्वास कर लो, मानो मेरी बात कि यू जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों माना जाता है। वर्ब उसके साथ हालांकि हमेशा कैसी ही आती है? प्लूरल आती है, लेकिन यू दोनों प्रकार की आइडेंटिटी रखता है, सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है। बाकी ही शीट तीनों जो है हमारे पास सिंगुलर हैं, और इसका प्लूरल क्या बनता है? दे बनता है। ही मैस्कुलिन के लिए, ठीक है नहीं। शी जो है फेमिनिन जेंडर के लिए यूज़ होता है, और इट जो है वो निर्जीव चीज़ों के लिए जनरली हम लगा देते हैं, और उसके अलावा दे जो है तीनों का प्लूरल होता है, ठीक है साहब। उसके अलावा बात करें केसेस की, जैसे मैंने आपकी बात करी थी पिछले बार जब हम पढ़ रहे थे नाउन, हमने जब पढ़ा था तो नाउन में हमने सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस पढ़े थे। तो नाउन में जब हमने सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव करा था तो मैंने आपको बताया था, एग्जाम्पल लिखा था कि राम लव्स सीता, माना मैंने एक एग्जाम्पल लिखा था। भाई राम सब्जेक्ट है, राम ही, सीता क्या है? ऑब्जेक्ट है। जब इनको माना मैंने सेंटेंस को चेंज करा, इस सेंटेंस को मैंने ऐसे लिखा, सीता लव्स राम।
सीता सब्जेक्ट है, राम ऑब्जेक्ट है। जरा देखना, राम ही सब्जेक्ट है, राम ही ऑब्जेक्ट है, दोनों सेम है। जब मैंने नाउन पढ़ाया था तो मैंने आपको उस टाइम पे कहा था कि यहाँ से आपको कोई सवाल बन नहीं सकता, ये सब्जेक्टिव के जो ऑब्जेक्टिव केस से कोई सवाल बनेगा नहीं, क्योंकि कोई मतलब नहीं बनता। क्यों? क्योंकि नाउन के सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस सेम होते हैं। यार एक बात बताओ, एक व्यक्ति सब्जेक्ट बना है, अगर आप इसको ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो राम ऑब्जेक्ट पे जाके क्या नाम है, लक्ष्मण थोड़ी बन जाएगा, अरुण थोड़ी बन जाएगा, है ठीक है कि भाई कोई भी और नाम थोड़ी बन जाएगा कि राम का नाम सब्जेक्ट था तो राम है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया तो कोई और नाम में चेंज हो गया, ऐसा थोड़ी होगा। नाम तो नाम होता है यार, वो कभी चेंज नहीं होता, नाम तो सेम रहेगा। इसलिए नाउन के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केसेस सेम होते हैं। जो नाउन है उसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होगा। जो जैसा राम अगर सब्जेक्ट है, अगर उसको ऑब्जेक्ट बनाओगे तो राम ही रहेगा। लेकिन प्रोनाउन में ये चीज़ बदलती है और इसीलिए इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ से बहुत सवाल बनते हैं, कहाँ पे सब्जेक्टिव केस आएगा, कहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जैसे आई सब्जेक्ट के रूप में आता है, सब्जेक्टिव केस कहीं आपको चाहिए तो आई आएगा। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है, ठीक है। वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? अस होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ठीक है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है, शी का ऑब्जेक्टिव केस हर है, इट का ऑब्जेक्टिव केस भी इट ही होता है और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम है। अगर आप समझदार हों तो आपने दो चीज़ें देखी होंगी, एक तो यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही है और दूसरा इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही है। केवल दो ही बेसिकली प्रोनाउन ऐसे हैं आपके पास। पर्सनल प्रोनाउन में आपके पास टोटल 7 ऐसे बेसिकली प्रोनाउन हमने रख रखे हैं। उन 7 में से 2 ही प्रोनाउन ऐसे हैं जिनका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम है। यू का सब्जेक्टिव केस यू है, ऑब्जेक्टिव भी यू है। इट का सब्जेक्टिव इट है और ऑब्जेक्टिव भी क्या है? इट है। ध्यान रखने की बात है, ठीक है। हालांकि आपको सब पता होगा, लेकिन मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ एज अ सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट, बस इसका थोड़ा ध्यान रखना। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के बाद इनको पजेसिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है, ठीक है ना। एक हमारे पास टर्म हो रहा है पजेसिव एडजेक्टिव, जो प्रोनाउन से ही बनी है मिलकर। जैसे आई की बात करें, आई प्रोनाउन है, लेकिन आई का अगर एडजेक्टिव बनाने की कोशिश करूं तो क्या बनेगा? माय बनेगा, है ना। वी प्रोनाउन है, वी का एडजेक्टिव बनाऊंगा तो क्या बनेगा? आर बनेगा। यू का एडजेक्टिव योर बनेगा, ही का हिज बनेगा, शी का हर बनेगा, इट का इट्स बनेगा और दे का देयर बनेगा। ध्यान रखना, ये पजेसिव एडजेक्टिव है। अच्छा, पजेसिव एडजेक्टिव से मुझे याद आया, आपको याद होगा मैंने इन सबको डिटर्मिनर आपको कहा था, हाँ है ना। याद करो, जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उस टाइम पे मैंने आपको कहा था सब डिटर्मिनर होते हैं। भाई डिटर्मिनर कह लो वही बात है, पजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, डिटर्मिनर भी इनको कहा जाता है। जनरली पजेसिव एडजेक्टिव से बेहतर क्या ही है? डिटर्मिनर ही है, समझ रहे हो नहीं। लेकिन यहाँ पढ़ाने की जरूरत थी साथ में, इसलिए मैंने बताया कि माई जो है किसकी फैमिली का सदस्य है? माई आई की फैमिली का सदस्य है। आर किसकी फैमिली का सदस्य है? वी की फैमिली का सदस्य है। योर किसकी फैमिली का सदस्य है? यू की फैमिली का सदस्य है। इसलिए मैंने यहाँ पे साथ में बताया है आपको। बाकी ये प्रोनाउन नहीं होते, ये एडजेक्टिव होते हैं। और अगर कोई चीज़ एडजेक्टिव है तो आपको पता होना चाहिए इसके तुरंत बाद नाउन जरूर आएगा। इसके तुरंत बाद नाउन जरूर आएगा। आपके पास अगर कोई एडजेक्टिव रखा है या डेटर्मिनर रखा है तो मैं आपको बता चुका हूँ, डेटर्मिनर कभी अकेला तो चलता ही नहीं है। डेटर्मिनर के बाद में हमेशा नाउन आएगा। डेटर्मिनर के बाद में हमेशा क्या आएगा? नाउन आएगा। कहीं भी आप इन शब्दों को ऐसा रखा नहीं देखो कहीं माई लिखा है अकेला, माई के बाद में नाउन जरूर होगा। माई हाउस, माई कार, माई फ्रेंड, है ना। तो जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं अपने बाद जरूर 100% क्या लेते हैं? अपने बाद जरूर ये नाउन लेते हैं। जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं अपने बाद हमेशा क्या लेते हैं? नाउन लेते हैं। याद रखने की बात है, ठीक है साहब। बात करते हैं पजेसिव प्रोनाउन की। बात करते हैं किसकी? पजेसिव प्रोनाउन की। भाई पजेसिव प्रोनाउन नाम का भी टर्म है, इसको क्या कह सकते हैं इसके बारे में देखते हैं। जैसे पजेसिव एडजेक्टिव वैसी पजेसिव प्रोनाउन है। देखो इन सबको पजेसिव एडजेक्टिव क्यों कहा गया पता है? क्योंकि पजेसिव शब्द पजेशन से बना है और ये जितने भी शब्द हैं सबके सब अधिकार ही दिखाते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा कि जैसे मैंने एग्जांपल लिखा आपके सामने कि भाई ये मेरी कार है, ठीक है नहीं, दिस कार इज़ माई कार। हालांकि ग्रामेटिकली इसको ठीक करना है मेरे को, भी सेंटेंस गलत है। एक काम करो, ये देख लो, दिस इज़ माई कार। इसको देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा दिस इज़ माई कार। ये माई जो है वो क्या दिखा रहा है? अधिकार ही तो दिखा रहा है कि गाड़ी पर किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। माना गाड़ी तुम्हारी होती तो माई की जगह क्या लिख लो? योर लिख लो। योर भी किसको दिखाएगा? अधिकार को। गाड़ी पर किसका अधिकार है? तुम्हारा। हो सकता है तुमने मैंने साथ मिलकर खरीदी है, दिस इज़ आवर कार, ये हमारी गाड़ी है, ठीक है साहब। माना कि ये उसकी गाड़ी है तो हिज लिख दो। किसी लड़की की गाड़ी है तो आप हर लिख सकते हो, ठीक है नहीं। हो सकता है भाई ये उन सब की गाड़ी हो तो आप क्या कह सकते हो? देयर कह सकते हो। कह तो कुछ भी लो, लेकिन ये सारे के सारे जो फ्रेजेस हैं क्या दिखाने के लिए आए हैं? ये सारे के सारे फ्रेजेस मतलब सारे के सारे वर्ड्स पजेसिव जो एडजेक्टिव हैं अधिकार दिखाने के लिए ही यूज़ होते हैं। मैं ये बताना चाह रहा था, ठीक है। एक बात पक्की है, इनके बाद नाउन जरूर आएगा, ठीक है। ध्यान रखना, अकेले कभी चल ही नहीं सकते क्योंकि डिटर्मिनर है। डिटर्मिनर को सपोर्ट के लिए बाद में नाउन चाहिए होता है। कभी भी डिटर्मिनर अकेला खड़ा नहीं हो सकता, डिटर्मिनर को सपोर्ट के लिए नाउन चाहिए होगा। अगर कोई शब्द डिटर्मिनर है उसके तुरंत बाद में नाउन आएगा ही आएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप सोचो कि डिटर्मिनर के बाद में नाउन रखा हुआ ना हो। 100% नाउन होगा, क्योंकि डिटर्मिनर में अकेले चलने की क्षमता नहीं होती। वो जिस नाउन के साथ आया होता है उसके पहले लग के चलता है हमेशा, ठीक है। एक बात। दूसरा, पजेसिव प्रोनाउन की बात करते हैं। जैसे आई से एक शब्द बना है माइन, है ना। वी से बना है आर्स, यू से बना है योर्स, ही से बना है हिज, हर से बना है हर्स। देखो हिज वाले में ये दोनों सेम है, ध्यान रखना। हिज और हिज क्या है?
सेम है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। रीज़न ये है क्योंकि हिज में पहले से एस लगा है तो दोबारा से एस लगाने का कोई मतलब बनता नहीं, तो हिज बन जाता है ना। हिज में पहले से एस लगा है, हम क्या बना रहे हैं, आर का आर्स बना रहे हैं, योर का योर्स बना रहे हैं, ठीक है, हर का हर्स बना रहे हैं, देर का देयर्स बना रहे हैं, एस लगा रहे हैं ना हम। तो हम अगर एस लगा रहे हैं तो हिज में पहले से ही लगा है, इसलिए इसको सेम माना गया। हिज और हिज सेम रहता है, पजेसिव ही का पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन सेम होता है, ध्यान रखना, काम आएगा आगे, ठीक है साहब। इट का पजेसिव प्रोनाउन होता नहीं है, देयर का पजेसिव प्रोनाउन क्या बनता है, देयर्स बनता है। एक सेकंड, ठीक है साहब। अब आपको किसी पजेसिव प्रोनाउन का काम क्या है ना। अगर इसको पजेसिव कहा गया तो काम तो इसका भी क्या होगा, काम तो इसका भी क्या ही है, अधिकार दिखाना। काम तो इसका भी क्या ही है, अधिकार दिखाना। लेकिन ये एडजेक्टिव के रूप में अधिकार नहीं दिखाएगा, ये दिखाएगा प्रोनाउन के रूप में अधिकार। कहने का मतलब है जो माइन होता है ना, अगर मैंने किसी चीज़ को माइन कहा है तो माइन कहने का मतलब है माई प्लस नाउन। माइन कहने का मतलब है माई प्लस नाउन। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, नीचे ध्यान से देखो, दिस कार इज़ माई कार, दिस कार इज़ माई कार। लेकिन मैं आपको क्या सिखा चुका हूँ, मैं आपको अभी सिखा के आया हूँ कि भाई प्रोनाउन का प्रयोग कर क्यों रहे हैं, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। नाउन नाउन, कार कार, है ना, 4 शब्दों के सेंटेंस में 2 बार नाउन आ गया, दिस कार इज़ माई कार। तो एक काम ना करो, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए हमने क्या बनाया, पजेसिव प्रोनाउन बनाया। पजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है माय प्लस नाउन। माय प्लस नाउन मिलकर क्या बना सकता है, माय प्लस नाउन मिलकर माइन बना सकता है। माई प्लस नाउन मिलकर क्या बना सकता है, माइन बना सकता है। लेकिन जनरली ऐसा होता है कि ये जो माई के साथ जिस नाउन को आप माई प्लस नाउन को माइन लिख रहे हो, इसमें जो नाउन आया होगा ये पहले से कहीं ना कहीं आ चुका होगा, एक बार कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस हो गया होगा सेंटेंस में। अगर ये सेंटेंस में कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस हो गया है तो इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको तुम छोटा कर सकते हो, दिस कार इज माई कार को काटो और लिखो दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन। और माइन बिल्कुल ठीक है। माइन क्यों ठीक है, क्योंकि माई प्लस कार जो है वो क्या है, माई प्लस कार है, माई प्लस नाउन। और माई और नाउन मिलके क्या बनाते हैं, माइन बनाते हैं। माई और नाउन मिलके माइन बनाते हैं। मैं आपसे कहा अर्स क्या, आर प्लस नाउन मिलकर अर्स बनाएगा। योर प्लस नाउन, योर कार मतलब योर्स, है ना। हिज प्लस नाउन मिलके हिज ही बनाएगा। हालांकि दोनों सेम होते हैं, लेकिन ध्यान रखना, तुम्हें देखना पड़ेगा कहीं ऐसा तो नहीं है कि हिज जो लिखा है उसके अंदर पहले से ही नाउन इंक्लूडेड है कि नहीं है। हर प्लस नाउन मिलके हर्स बनाएगा, या तो ब्लैंक है ही। और देयर प्लस नाउन मिलकर क्या बनाएंगे, देयर्स बनाएंगे। तो पजेसिव प्रोनाउन में ऑलरेडी नाउन इंक्लूड होता है, ध्यान रखना। पजेसिव प्रोनाउन के बाद में कभी भी नाउन नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद में कभी नाउन रखा होगा ही नहीं सॉरी। अगर तुम्हें कहीं पजेसिव प्रोनाउन मिला तो उसके बाद में नाउन नहीं होगा, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन के अंदर इंक्लूडेड है नाउन, पहले से उसके अंदर नाउन जुड़ा हुआ है, ठीक है। बाकी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो मैं बता चुका हूँ, इस बारे में चर्चा हम पहले भी बहुत कर चुके हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में 2-4 सेंटेंसेस देखो जरा, मैं लिख के लाया हूँ। मैंने कहा दिस कार इज माई कार, माई कार मैंने बता दिया माइन आएगा, क्यों, क्योंकि माई प्लस नाउन मिलकर क्या बनाया, माइन बनाया। और माइन क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है। तो आपने यहाँ पजेसिव प्रोनाउन का यूज कर लिया। दिस इज माई कार, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। तुम कहोगे सर यहाँ पर दिस इज माइन ना लिख दें, यार यहाँ पर दिस इज माइन तो लिख दो, लेकिन कार के बारे में पहले चर्चा नहीं हुई ना। पहले कहीं चर्चा हुई कार के बारे में कि कार है पहले से, कहीं कार के बारे में पहले कोई इंट्रोडक्शन हुआ ही नहीं है। कार के बारे में पहले कोई इंट्रोडक्शन हुआ ही नहीं है और कोई पहले चर्चा नहीं हुई है कार के बारे में। इसका मतलब यह है कि फिलहाल माइन नहीं लिख सकते। माइन तो तब लिखेंगे हम जब हमने देखा कि कार एक बार पहले डिस्कस हो चुकी है, पहले कार की बात हो गई। दोबारा कार लिखने से बचने के लिए हमने कार हटा के क्या लिख लिया, माइन लिख लिया। कार हटा के क्या लिख लिया, माइन लिख लिया। ये मैं बताना चाह रहा हूँ बाकी दिस इज माई कार ठीक है। यहां से समझने के लिए है कि माई जो है पजेसिव एडजेक्टिव है, और पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या जरूर आता है, नाउन जरूर आता है। तो दिस इज माई कार, ये बात समझने की है। दिस कार इज माइन, देखो ये आ गया सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस का करेक्शन ये आ गया, दिस कार इज माइन बिल्कुल ठीक है। और दिस कार इज माई, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि माई है पजेसिव एडजेक्टिव, और पजेसिव एडजेक्टिव कभी अकेला नहीं चलता। पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद क्या चाहिए होता है, नाउन चाहिए होता है। तो ये सेंटेंस लिखना बिल्कुल गलत है कि दिस कार इज माई। आप इसको ठीक करके लिख सकते हैं क्या, दिस कार इज माइन। पहला तरीका ये हो सकता है कि ये गाड़ी मेरी है, या फिर तरीका हो सकता है लिखने का दिस इज माई कार, ये भी ठीक है तरीका। लेकिन ध्यान रखना दिस कार इज माई, अकेले माई को लिखना गलत है, ग्रामेटिकल बिल्कुल गलत है। कारण क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव्स कभी भी अकेले यूज नहीं होते हैं, ठीक है। अब देखो, ये हमने पर्सनल प्रोनाउन में थोड़ी सी बात कर ली, ठीक है। उसके बाद थोड़े बहुत और 2-4 क्वेश्चंस बनते हैं। ये तो मैंने बेसिक आपके सामने डिस्कस करा कि सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, पजेसिव प्रोनाउन क्या है। इसके बाद कुछ टाइप मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ कि भाई मतलब कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पास डिस्कस करने के लिए हैं कि इनका प्रयोग कैसे होता है, कुछ ऐसे एरर जो आते हैं। मैं कुछ और फर्दर आपके सामने रूल डिस्कस करता हूँ। देखो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। देखो भाई, एक हम गुड एड बैड एड लेके आए हैं। रुको एक सेकंड, गुड एड बैड एड, लेकिन यहाँ कैसे आ गया, रुको इसको ठीक करते हैं। देखो मैंने कहा ना इसका थोड़ा सा इसकी प्रूफ रीडिंग रह गई थी, तो हो सकता है इन्होंने थोड़ा सा कर दिया हो, ठीक है साहब।
मतलब ये जो है एडिट करते करते हो जाता है ना कुछ से। चलो साहब बढ़िया हो गया, अब ठीक है, सुंदर लग रहा है, अब ठीक है। देखो कई बार क्या होता है, अब यहाँ से सवाल देखो क्या बनते हैं। अगर आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पता है कि फर्स्ट पर्सन आई भी होता है, सेकंड पर्सन ही होता है, थर्ड पर्सन ही शी इट और दे होता है, ठीक है, तीनों होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन। तो कई बार बहुत सारे ना प्रोनाउन एक साथ आ जाते हैं, है ना, कई बार प्रोनाउन बहुत सारे एक साथ आ जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, मेरे पास है, मेरे पास आई है, यू है और ही है, माना मेरे पास तीन प्रोनाउन है, आई यू और ही, समझ रहे हो, आई है, यू है और क्या है, ही है, तीन प्रोनाउन हमारे पास है। चलो साहब बढ़िया हो गया। अब तीन प्रोनाउन अगर एक साथ आ गए तो समस्या ये होती है, पहली बात तो इनका सीक्वेंस तुम्हें पता होना चाहिए कि आई यू और ही आए हैं तो किस सीक्वेंस में आने चाहिए, ठीक है। तो इस सिचुएशन के लिए हमारे पास दो बातें होती हैं। अगर तुम्हें लगता है सेंटेंस को पढ़ने के बाद कि कोई कॉन्टेक्स्ट अच्छा है, अच्छे कॉन्टेक्स्ट में कोई बात कही गई है, ठीक है, नहीं पॉजिटिव कोई बात है, या फिर पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि अच्छा भी नहीं है तो कुछ बुरा नहीं है, समझ रहे हो, और कोई चीज़ बुरी नहीं है तो फिर अच्छी ही है, या नॉर्मल कन्वर्सेशन हुई है, आपको लग रहा है देख के कुछ नेगेटिविटी उस सेंटेंस में नहीं है, कुछ नेगेटिव उस सेंटेंस में नहीं है, तो उस सिचुएशन में आप मान के चलते हैं कि अच्छी बात है। और जब अच्छे का सिचुएशन होती है तो आपको सीक्वेंस फॉलो करना होता है, सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन, 2 3 1, 2 3 1, 231 आपको याद रखना पड़ेगा अच्छी सिचुएशन के लिए। अगर कोई काम बुरा हुआ है, आपको सेंटेंस में लगता है कि आप अपोलोजाइज कर रहे हो, आप अपनी गलती मान रहे हो, कोई चीज़ बुरी हुई है, कुछ गलत हुआ है, उस सिचुएशन में हमें प्रोनाउन रखने होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आता है, फिर सेकंड पर्सन आता है, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन आता है, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सीक्वेंस रहता है। अगर तुम समझदार हो तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी, पूछो क्या, कि भाई सेकंड और थर्ड अपने आप में सेम है, सेकंड थर्ड में कुछ चेंज नहीं हो रहा। अगर अच्छी सिचुएशन है तो फर्स्ट पर्सन बाद में आ रहा है, और बुरी सिचुएशन है तो फर्स्ट पर्सन पहले आ रहा है, समझ रहे हो, अच्छी सिचुएशन है तो फर्स्ट पर्सन बाद में आ रहा है, बुरी सिचुएशन है फर्स्ट पर्सन पहले आ रहा है। दो तीन तो अपनी जगह पे है, सेकंड पर्सन सबसे पहले, थर्ड पर्सन उसके बाद, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन तो अपनी जगह सेम है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। लेकिन मैं आपको कहना चाह रहा हूँ फर्स्ट पर्सन अच्छे काम में बाद में आया और बुरे काम में पहले आया। याद रखने की जरूरत नहीं है भाई, सोशली भी ऐसा ही होता है। जब कोई काम अच्छा हुआ होता है तो उसमें फर्स्ट पर्सन मतलब खुद को, फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी, फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी, फर्स्ट पर्सन हमेशा पीछे रखा जाता है। तो मैं आपसे अगर कहूँ कि भाई माना आपने कोई चैरिटी करी, कि भाई माना मंदिर में तुम गए और मंदिर में तुमने 10,000 रुपये दान दी, है ना, मंदिर में तुमने 10,000 रुपये दान दिए किसी भी काम के लिए, माना पेंट कर रहे, पुताई होनी है मंदिर की पेंट होना है, आपने 10,000 रुपये दान में दे दिए। तो जब आप अच्छा कोई काम करते हैं तो आप अपना नाम उसको गाय नहीं फेरेंगे कि अरे मैंने तो ये काम कर दिया, मैं तो 10,000 रुपये दे के आया हूँ, नो, दिस इज नॉट अ गुड थिंग। तो ऐसे में आप क्या कहेंगे कि फर्स्ट पर्सन को हमेशा लास्ट में रखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई गलती हो गई है, अगर आपसे कोई गलती हो गई, माना आपने कोई चोरी कर ली, किसी जगह पर गए और आपने पैसे वैसे चोरी कर लिए, मंदिर गए पैसे चुरा लिए। अब जब पैसे चुराए तो पैसे चुराने में तीन लोग थे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। जब तुम पकड़े गए तो तुमने कहा कि यार अब तो गलती हो गई, और जब गलती हो गई तो अपोलोजाइज करना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी। माफ़ी मांगने में हमेशा, या गलती मानने में हमेशा अपने आप को सबसे आगे, अपने आप को पहले रखना है। इसीलिए बैड एट वाली सिचुएशन में जब आपको लगता है सेंटेंस में कुछ बुरी बात है, अपोलोजाइज वगैरह किया गया है, फर्स्ट पर्सन हमेशा कहाँ आता है, पहले आता है। ये सोशली रिक्वायर्ड एक्शन है, कभी तुम सोच रहे हो, ये ऐसा नहीं कि मैंने सीक्वेंस बना दिया। तो ध्यान रखना, सेकंड पर्सन मतलब यू सबसे पहले आएगा, थर्ड पर्सन ही शीट दे उसके बाद, और फर्स्ट पर्सन मतलब आई और बी उसके बाद। अगर बात कैसी है, गुड एट है, कोई अच्छी कन्वर्सेशन है। अगर बात बुरी है तो फर्स्ट पर्सन पहले, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, ठीक है। अब ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ आई यू एंड ही आर गोइंग टू कंप्लीट होमवर्क। मैंने कहा कौन, मैं, तुम और वह, आर गोइंग टू कंप्लीट करने वाले हैं, क्या कंप्लीट करने वाले हैं, होमवर्क कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। नहीं, अब तुम तीन लोग हो सकता है साथ में बैठ के होमवर्क कर रहे हो, होमवर्क कंप्लीट कर रहे हो। पहली बात तो है कि होमवर्क कंप्लीट करना बुरी बात है, सोच के बताओ। होमवर्क कंप्लीट करना तो अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। अगर गुड एट है, पॉजिटिव बात है, तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले क्या आएगा 2, फिर उसके बाद आएगा 3, फिर उसके बाद आएगा 1, है ना। देख लो, गुड एट के लिए 2 3 1 का यूज़ करते हैं, 2 3 और 1, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो आई यू और ही को गलत मानेंगे, क्या कहेंगे आप, यू, है ना, यू के बाद ही, सेकंड पर्सन का यू है, ही कौन सा पर्सन होता है, ही शीट दे थर्ड पर्सन होता है, एंड आई, यू ही एंड आई, ठीक है। तीनों एक तो सीक्वेंस ही हो गया, ठीक है, ध्यान रखने की बात है। ये हो गया अपना फर्स्ट पर्सन, ठीक है साहब, गोइंग टू कंप्लीट। अब इसके बारे में चर्चा करेंगे, अब इसको 1 मिनट के लिए होल्ड पर रखो। अब दूसरी बात, मैंने कहा यू एंड ही आर गोइंग टू कंप्लीट द होमवर्क। अब ध्यान से देखना, यू और ही इधर रखा है, यू और ही, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। भाई 2 3 तो चेंज होते ही नहीं है, बात अच्छी हो या बुरी हो। सबसे पहले सेकंड आता, फिर थर्ड आता, पहले सेकंड आता, फिर थर्ड आता, तो सेकंड और थर्ड तो चेंज होती नहीं है, सेकंड और थर्ड तो चेंज होते ही नहीं है, और सेकंड और थर्ड चेंज नहीं होते तो फिर तो क्या ही समस्या है यार, दोनों सेम ही रहेंगे, कुछ भी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट देखो, ही शी दे, ही शी और दे। अब देखो यहाँ पे तीनों कौन से पर्सन आ गए, तीनों थर्ड पर्सन है। तीनों कौन से, ही भी थर्ड पर्सन है, शी भी थर्ड पर्सन है, और दे भी क्या है, थर्ड पर्सन है, समझ रहे हो। तीनों के तीनों थर्ड पर्सन है, और तीनों थर्ड पर्सन है तो कोई दिक्कत नहीं यार, किसी भी सीक्वेंस में रख लो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। ऑल प्लूरल, एक सिचुएशन मैंने नीचे लिख रखी है, देखो, ऑल प्लूरल, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। अगर तुम्हें लगता है तीनों पर्सन के प्लूरल आ गए हैं
तो उनका सीक्वेंस हमेशा क्या होना चाहिए, ऑल प्लूरल। तीनों पर्सन के प्लूरल अगर आ गए हैं तो उनका सीक्वेंस होना चाहिए पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, सारे के सारे अगर प्लूरल है। ज़रा देखना, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वी है, सेकंड पर्सन तो होता ही है अपने आप में सिंगुलर प्लूरल दोनों, और ही शीट का प्लूरल दे है। तीनों के तीनों क्या है, प्लूरल है, और तीनों के तीनों प्लूरल हैं तो फिर बात अच्छी हो या बुरी हो, सीक्वेंस होना चाहिए वी यू और दे, वी यू और दे, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तीनों का सीक्वेंस क्या रहेगा, तीनों का सीक्वेंस सेम रहेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर तीनों के तीनों क्या है, प्लूरल है। एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, नंबर 4 हम लिख सकते हैं, 4 या 5, 5 ठीक है नहीं। जैसे मैं लिखता हूँ आई, सॉरी ऐसे लिखते हैं हम, यू ही एंड आई आर गोइंग टू अपोलोजाइज फॉर आर मिस्टेक, कि भाई तुम, वह और मैं आर गोइंग टू अपोलोजाइज, माफ़ी मांगेंगे फॉर आवर मिस्टेक, अपनी गलती के लिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अब देखो अपोलोजाइज करना तो मतलब नेगेटिव बात हो गई ना वैसे तो अच्छी बात है, लेकिन तुमने कोई गलती करी है, तुमने कोई गलती करी तो कहीं ना कहीं बैड एट वाली बात हो गई है ना, तुमने कुछ ना कुछ गलत करा होगा, ठीक है और तुम अपोलोजाइज करने जा रहे हो। जैसे ये लिख लो, वन एक सेंटेंस है, आर गोइंग टू, क्या कहते हैं, मेड अ मिस्टेक। अब देखो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेड अ मिस्टेक की, तुमने, उसने और मैंने, मेड अ मिस्टेक मतलब गलती करी है। अगर तुमने गलती करी है, अब तो क्लियर है कि ये बात कैसी है, नेगेटिव है। अगर तुमने गलती करी है तो ये बात कैसी है, नेगेटिव है, और नेगेटिव है तो ये बैड एट है, समझ रहे हो नहीं, बुरी चीज़ है। और बुरी चीज़ के लिए मैंने कहा 231 नहीं होता सीक्वेंस, क्या होता है, 123, फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, ठीक है साहब, 1 2 3 होता है सीक्वेंस, क्या होता है 1 2 3। अब देखो अगर तुमने गलती करी है तो सीक्वेंस होगा 1 2 3, और अगर 1 2 3 होगा तो इसको कैसे लिखेंगे, आई यू एंड ही, आई यू एंड ही मेड अ मिस्टेक, आई यू एंड ही मेड अ मिस्टेक। ये हो गई कहानी आपकी, कौन सी वाली, गुड एट और बैड एट वाली, गुड एट और बैड एट वाली। अच्छी बात है 231 सीक्वेंस है, बुरी बात है 123 सीक्वेंस है, ठीक है, सबके सब प्लूरल हैं, तीनों के तीनों पर्सन के प्रोनाउन सारे प्लूरल आए हैं, तो सीक्वेंस हमेशा 1 2 3 होगा, चाहे अच्छी बात हो, चाहे गुड एट हो, चाहे क्या हो, चाहे बैड एट हो, सीक्वेंस 1 2 3 ही रहेगा, ठीक है नहीं। हमें पता, देखो मैंने लिख रखा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड का मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन मतलब आई और वी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन मतलब ही शीट और दे। जो ऊपर हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड यूज़ करे, मैंने इसके लिए आपके सामने लिख भी रखा है कि फर्स्ट मतलब किससे है, आई और वी से, सेकंड मतलब किससे है, यू से, थर्ड मतलब किससे है, ही शीट और दे से। तो ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब इसके बाद हमारे पास जानने के लिए है, सोचने समझने के लिए है कि हम यहाँ पे क्या भरेंगे, समझ रहे, मैंने खाली क्यों छोड़ रखा है, ऐसा क्या हुआ कि मैंने खाली छोड़ रखा है। इन चारों के बारे में बात करते हैं। इन चारों के लिए हमें ये वाली टेबल देखनी पड़ेगी, है ना, और मैं बताता हूँ हम देख क्या रहे हैं, मैं बताता हूँ चलो भाई एक सेकंड को। देखो जैसे हमारे पास प्रोनाउन है, उस प्रोनाउन के हिसाब से एडजेक्टिव भी यूज़ होता है। जैसे मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ, देखो इस वाली टेबल के बारे में कह रहा था ना मैं बताने के लिए, इसके लिए एक एग्जांपल पहले मैं आपको अलग से देता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसी सेम एग्जांपल को उठाओ, है ना, जैसे मैं कहता हूँ यू आर गोइंग टू कंप्लीट होमवर्क। तो अब एक बात बताओ, यू है तो यू के हिसाब से तुम्हें श्योर होगा कि यू के हिसाब से योर ही आएगा भाई, यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर होमवर्क, है ना। हमें पता है कि यू है तो हमने यू के हिसाब से क्या लगा दिया, बोले सर यू के हिसाब से हमने योर लगा दिया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, तुम अपना होमवर्क कंप्लीट करने वाले हो, मैं तुमसे ये कह रहा हूँ, माना ठीक है। तो यू के हिसाब से योर लगा दिया, माना यहाँ पर ही होता तो ही के हिसाब से ही आ जाता, माना यहाँ पे आई होता तो आई के हिसाब से मैं ही आ जाता, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अगर अकेला प्रोनाउन है तो समस्या की बात नहीं है, प्रोनाउन अगर अकेला रखा है तो तुम्हें कोई दिक्कत की बात ही नहीं, फिर तो तुम अपने हिसाब से रख लो, आई आया तो माई रख लो, यू आया है तो योर रख लो, ही आया तो हिज रख लो, शी आया तो हर रख लो। कन्फ्यूजन होता है तब जब एक से ज़्यादा प्रोनाउन है। अब देखो आपके पास प्रोनाउन एक से ज़्यादा है, क्या है, आपके पास आई है, यू है और ही है। आई के हिसाब से रखोगे तो माई आएगा, यू के हिसाब से रखोगे योर आएगा, ठीक है, ही के हिसाब से रखोगे क्या आएगा, हिज आएगा, समझ रहे हो, आई के हिसाब से माई, यू के हिसाब से योर, ही के हिसाब से हिज। अब बड़ी समस्या, ठीक है साहब। अब दिक्कत यह है, ऐसे में इस टेबल का काम पड़ेगा आपको, क्या, अगर आपके पास तीन टाइप के प्रोनाउन रखे हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन रखा है, सेकंड पर्सन रखा है, थर्ड पर्सन रखा है, ठीक है नहीं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन तीनों रखे हैं आपके पास, तो भाई ध्यान रखना प्रेफरेंस हमेशा फर्स्ट पर्सन को दी जाएगी, फर्स्ट पर्सन के हिसाब से आएगा। फर्स्ट पर्सन कौन है, बोले सर आई है, तो आई के हिसाब से माई रख दूँ, अरे नहीं मूर्ख, गलती हो जाएगी, आई के हिसाब से माई नहीं, आई का प्लूरल देखो ना, एक से ज़्यादा प्रोनाउन है ना, अगर एक से ज़्यादा प्रोनाउन है तो माई तो लगा नहीं सकते, आई का जो आई के हिसाब से जो माई लगा रहे हो, माई तो सिंगुलर के रूप में यूज़ होगा ना, आई का प्लूरल कौन होता है, वी, और वी का एडजेक्टिव कौन बनता है, आर बनता है, ठीक है, वी का एडजेक्टिव कौन बनता है, आर बनता है। तो अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन तीनों दे रखे हैं तो आंसर हमेशा किसके हिसाब से आएगा, तो आंसर हमेशा फर्स्ट पर्सन के हिसाब से आएगा। आंसर किसके हिसाब से आएगा, आंसर आएगा फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, ठीक है साहब।
अगर आंसर फर्स्ट पर्सन के हिसाब से आएगा तो फर्स्ट पर्सन हमारा कौन हो जाएगा, आई। आई का प्लूरल होता है वी, और वी का एडजेक्टिव क्या बनेगा, आर बनेगा, तो हमारा आंसर होगा आर। ठीक है, आई, यू एंड ही आर गोइंग टू कंप्लीट आवर होमवर्क। ठीक है साहब, ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव को यूज़ करने का तरीका। अगर तीनों दे रखे हैं तो फर्स्ट पर्सन को वरीयता दो। माना ऐसा सेंटेंस इसमें फर्स्ट पर्सन नहीं दे रखा, ऐसा कोई सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन नहीं दे रखा, केवल सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दे रखा है, सेकंड और थर्ड पर्सन दे रखा है, फर्स्ट पर्सन नहीं दे रखा, तो उस टाइम पे जो वरीयता दी जाएगी, जो प्रेफरेंस दी जाएगी, वो सेकंड पर्सन को दी जाएगी। दूसरा एग्जांपल देख लो, यू एंड ही आर गोइंग टू कंप्लीट। यू सेकंड पर्सन है और ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। यू सेकंड पर्सन है, ही थर्ड पर्सन है। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन दोनों दे रखे हैं। फर्स्ट पर्सन तो है नहीं, फर्स्ट पर्सन होता तो आई, फर्स्ट पर्सन अगर दिया होता आई तो हम आर का यूज़ कर लेते, लेकिन फर्स्ट पर्सन है नहीं, सेकंड पर्सन है, तो वरीयता सेकंड पर्सन को। यू का क्या होता है, योर होता है। अब तुम कहोगे सर योर प्लूरल क्या करेंगे, अरे यू ही प्लूरल होता है, यू ही सिंगुलर होता है, तो यू के हिसाब से योर लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, आपने योर लगाया। माना फर्स्ट पर्सन नहीं है, सेकंड पर्सन भी नहीं है, केवल और केवल थर्ड पर्सन दे रखा है। केवल और केवल कौन सा पर्सन दे रखा है, थर्ड पर्सन। अगर थर्ड पर्सन ही दे रखा है तो फिर तो कन्फ्यूजन है ही नहीं। माना अकेला थर्ड पर्सन दे रखा है, माना केवल क्या रखा होता, केवल ही रखा होता तो हिज आ जाता। माना केवल शी रखा होता तो हर आ जाता। माना केवल दे रखा होता तो क्या आ जाता, देर आ जाता। ठीक है साहब, हो गया काम। लेकिन एक से ज़्यादा थर्ड पर्सन आ जाए, थर्ड पर्सन में भी तो चार होते हैं ना, ही शीट दे, माना एक से ज़्यादा थर्ड पर्सन आ गया, ही शी और दे, तीनों थर्ड पर्सन है, ये भी थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन, एक से ज़्यादा थर्ड पर्सन आ गए, तो अब प्रोनाउन किसके हिसाब से लगाऊं, भाई प्रोनाउन भी थर्ड पर्सन के हिसाब से लगाओ। थर्ड पर्सन में एक से ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो बात प्लूरल की हो रही है, और थर्ड पर्सन में प्लूरल कौन होता है, दे होता है, तो दे का एडजेक्टिव कौन आएगा, देर आएगा। तो यहाँ पर किसका यूज़ होगा, देर का यूज़ होगा। अगर फर्स्ट सेकंड पर्सन ना दिया हो, केवल थर्ड पर्सन दिया हो, तो फिर तो अकेला थर्ड बचा है, तो वरीयता भी उसी को दी जाएगी, थर्ड पर्सन, और किसका यूज़ करेंगे, देयर। इस हिसाब से पॉजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ किया जाता है। यहाँ से सवाल बहुत बनते हैं। क्लास सेंटेंस देखो, वी, यू एंड दे, अब तीनों दिए, फर्स्ट भी दिया है, सेकंड भी दिया है, थर्ड भी दिया है, और हमें पता है फर्स्ट पर्सन के हिसाब से आंसर आएगा, और तीन लोग हैं और प्लूरल आएगा। पहली बात तो वी दे रखा है, तो वी ऑलरेडी प्लूरल होता है। माना आई दिया होता तो माई नहीं लगता, लगता फिर भी आ रही, क्यों, क्योंकि वी जो है वो प्लूरल को दिखाता है। वी जो है वो किसको दिखाता है, प्लूरल को। आई होता तो भी प्लूरल आता, क्योंकि तीन लोग हैं, यू भी है, दे भी है, और एक से ज़्यादा लोग हैं, इस बात का मतलब प्लूरल है, और प्लूरल है तो आई का प्लूरल वी, और वी का एडजेक्टिव क्या होता है, और होता है। तो आप यहाँ पर आर का यूज़ करते हैं। ठीक है, नहीं, कंप्लीट आर होमवर्क। ठीक है, ये हो गई कहानी। उसके बाद देखो, हमने सबके बारे में थोड़ी बात करी, थोड़ा सा इट के बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ी कॉम्प्रिहेंसिव बात करते हैं इट के बारे में। हमने सब कुछ बात कर ली, इट के बारे में अभी बात नहीं हुई कहीं भी, देखो है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सवाल है, ऊपर से लेकर अब तक इट नहीं आया। इट के कुछ यूजेस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, इट जो है, पहली बात तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। इट क्या होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट क्या चीज़ है भाई, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट मतलब इट का काम होता है इंट्रोडक्शन दिखाना, समझ रहे हो, इट का काम है इंट्रोडक्शन कराना किसी चीज़ का। जैसे तुम टाइम बताते हो, तो टाइम जब बता रहे होते हो तो तुम टाइम बताते हुए क्या करते हो, मैं आपसे पूछूं टाइम क्या हो रहा है, आप कहेंगे इट्स 7 o'clock, है ना, आप कहेंगे इट्स 7 o'clock, कि भाई 7 बजे। तो ये क्या है तरीका, ये टाइम बताने का ही तरीका है, समझ रहे हो, ये टाइम बताने का तरीका। मैं आपसे पूछा क्या टाइम हो रहा है, आप कहेंगे सर 7 बज रहे हैं, तो इट्स 7 o'clock। जो इट इज़ आपने लगाया वो क्यों लगाया, क्योंकि इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है जो टाइम का इंट्रोडक्शन कराने के लिए हो रहा है ना। तो ऐसे ही डिस्टेंस दिखानी होती है, वेदर दिखाना होता है, टेम्परेचर दिखाना होता है ना, और जीरंड कोई फ्रेज होता है, कोई क्लोज होता है, क्लोजेस दे रखी होती हैं। जैसे मैंने आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सिखाया था, यहाँ पे जो उन्होंने बात लिखी है ना, ये कि इन्फिनेटिव या फिर जीरंड फ्रेज होती है। मैंने आपको एक सेंटेंस, बहुत से सेंटेंस कराए थे, एक्टिव से पैसिव में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। मैंने आपसे जब बताया था, मैंने आपको कहा था कि जैसे राम सेड दैट वी वॉन द मैच, तो दैट वी वॉन द मैच पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, पूरा का पूरा नाउन क्लोज है। तो उस सिचुएशन में दैट वी वॉन द मैच पूरी नाउन क्लोज है, तो उसके बदले पूरी क्लोज को ना उठा के उसके बदले इट का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि इट क्या होता है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। ठीक है, नहीं तो फ्रेजेस या क्लोजेस के लिए भी इट का यूज़ हो जाता है इंट्रोडक्शन कराने के लिए। ठीक है साहब, जैसे इट्स लिखा होता है कई बार, है ना, तो जनरली इट का मतलब इट इज़ से होता है या इट वॉज से होता है, लेकिन इट इज़ जो है, इट इज़, इट वॉज, इट हैज़, तीनों है, समझ रहे हो। अगर आपने इट के साथ अपॉस्ट्रॉफी लगा के ऐसे लिख रखा है, तो इट इज़, इट हैज़ और इट वॉज तीनों उसको खोल के लिख सकते हो अपनी सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है साहब। दूसरा, अगर कहीं इट्स लिखा है बिना अपॉस्ट्रॉफी वाला, तो ये पजेसिव डिटर्मिनर होता है, पजेसिव डिटर्मिनर होता है। अभी तो पढ़ा के आए ऊपर देखो, पजेसिव डिटर्मिनर, ये रहा देखो, इट्स क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव या डिटर्मिनर है। ठीक है साहब, अधिकार दिखाने वाला डिटर्मिनर होता है। इट्स और इट्स में बहुत फ़र्क है, समझ रहे हो। कहीं एक सेकंड को कहीं इट्स लिखा है तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा, इसके बाद नाउन आएगा। ठीक है साहब, कहीं इट्स लिखा है मतलब ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों है। इट हो गया सब्जेक्ट, और इसको जब खोलोगे तो इसके साथ क्या आएगी, वर्ब आएगी। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जनरली सवाल में क्या होता है, पेपर में कन्फ्यूज़ करता है एग्जामिनर आपको इट्स में और इट्स में,
ठीक है साहब, इट्स और इट्स, ठीक है, दोनों में एग्जाम आपको कंफ्यूज करेगा, बस इसी का तुम्हें ध्यान रखना, इट्स और इट्स में फ़र्क है भाई, ठीक है, देख लो। तो इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, एक बात। दूसरी बात, इट्स पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में काम कर सकता है, और अपॉस्ट्रॉफी लग गई है तो उसका मतलब होता है इट इज़, इट वॉज या इट हैज़, ठीक है, ये हो गई बात। एग्जाम्पल मैंने कुछ दे रखे हैं, मुझे लगता नहीं कन्फ्यूजन की बात है। इट इज़ 10 o'clock टाइम दिखा दिया, इट इज़ नवंबर टाइम दिखा दिया, ठीक है, नहीं, इट्स अ हॉट डे वेदर दिखा दिया आपने एक तरीके से, टेम्परेचर दिखा दिया एक तरीके से, ठीक है, इट्स 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिखा दिया, ठीक है, इट्स 10 किलोमीटर डिस्टेंस। तो अगर तुम्हें ऐसा कुछ दिखाना है तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने इट वाली रखी हैं। इट इज़ 7 किलोमीटर टू माई ऑफिस, है ना, देखो, इट इज़ 7 किलोमीटर्स टू माई ऑफिस, आपने क्या दिखाया, डिस्टेंस दिखा दी। इट इज़ यूजफुल टू वॉक इन द मॉर्निंग, इट इज़ यूजफुल कि भाई बहुत यूजफुल है टू वॉक इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग में वॉक करना। इट इज़ नो गुड ब्लेमिंग मर्सिडीज फॉर बीइंग टू गुड, इट्स नो गुड ब्लेमिंग मर्सिडीज फॉर बीइंग टू गुड, अच्छा ठीक है। इट इज़ आई हु विल, अच्छा इट कितने सारे सेंटेंस हैं हमारे पास, अरे वाह मज़ा आ गया भाई, आ जाओ जरा। इट इज़ नो गुड ब्लेमिंग मर्सिडीज बेंज फॉर बीइंग टू गुड, ठीक है साहब। इट इज़ आई हु विल हेल्प यू, इट्स गोइंग टू हेल्प यू, ठीक है, इट्स बीन अ लॉन्ग डे, ठीक है। देखो अब देखो, अगर मैं कहता हूँ इट इज़ गोइंग, अगर आईएनजी फॉर्म लिखी है तो इस वाले इट इज़ का मतलब क्या होगा, सोच के देखो, इस वाले इट इज़ का मतलब क्या हो सकता है, इसका मतलब इट इज़ होगा या इट वॉज होगा, क्यों, क्योंकि आईएनजी फॉर्म लिखा है ना। आईएनजी फॉर्म किसके साथ आती है, इज एम आर वॉज के साथ आती है, हैज़ के साथ तो आती नहीं। इट्स बीन अ लॉन्ग डे, इट्स बीन अ लॉन्ग डे, बहुत लंबा दिन रहा। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, इट इज़ है इट हैज़ है, भाई इट हैज़ ही होगा, क्योंकि बीन लिखा है ना, क्या लिखा है, बीन लिखा है। थर्ड फॉर्म किसके साथ आती है, जनरली हैज़ के साथ आती है, तो ये हैज़ होगा, ठीक है। एक बात तो ये रही, तो इट्स का यूज़ ये आ गया, इट्स का यूज़ ये आ गया। दूसरी बात ध्यान रखना, ये सब्जेक्ट और वर्ब है, सब्जेक्ट और वर्ब है, ठीक है। इट यहाँ पे खाली सब्जेक्ट बना है। अब मैं तुम्हें समझा के सकता हूँ, देखो ये वाला सेंटेंस समझ लायक है, इट इज़ आई हु विल हेल्प यू। देखो कभी भी कंपैरिजन कर रहे होते हो ना, इट इज़, जैसे आपने देखा हुआ बहुत सी बाइक्स वगैरह पे बड़ा, पहले आजकल तो नहीं लेकिन पहले बड़ा प्रचलन था इस बात का कि इट इज़ मी लिख देते थे, लिखवा देते थे इट्स मी, समझ रहे हो, बाइक पे लड़के लिखवा लेते थे इट्स मी, है ना, गड़बड़ हो जाएगी भाई। कंपैरिजन कर रहे हो तुम, ध्यान रखना, इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है तो इट इज़ मी नहीं, इट इज़ आई ही लेके चलो, क्योंकि इट जो है वो आई के साथ है। वैसे हालांकि इसके पीछे कॉन्सेप्ट दूसरा है, मैं तुम्हें बता कुछ और रहा हूँ, क्योंकि तुम समझ नहीं पाओगे वो बात, समझ रहे हो। आई का इट से लेन देन है नहीं, लेकिन जनरल यही बताया जाता है, तो मैं भी तुम्हें यही बता रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो तुम्हारे दिमाग में। मेन चीज़ तो यह है कि कन्फ्यूजन पैदा ना हो। हालांकि आई का संबंध इधर वाली बात से है, सब्जेक्टिव केस है यहाँ पे, इसलिए आई यहाँ पे आया है, ठीक है। चलो खैर, कुल मिला के एक चीज़ ध्यान रखना, इट इज़ के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस मत रख देना, इट इज़ मी वगैरह कुछ नहीं होगा, इट इज़ आई होगा जो होगा, ठीक है। इट इज़ यू लिख रहा हूँ तो सही है, क्योंकि यू तो सब्जेक्टिव भी होता है ऑब्जेक्टिव भी होता है ना। अगर मैं लिखता हूँ इट इज़ शी या इट इज़ हर नहीं, इट इज़ शी, इट इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, अपने बाद सब्जेक्टिव केस लेगा। अगर ऐसे लिखना हो ना, इट इज़ यू हु आगे कुछ सेंटेंस लिख रहे हो, इट इज़ शी हु आगे कुछ सेंटेंस लिख रहे हो, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव केस ही आएगा। कौन सा केस ही आएगा, सब्जेक्टिव केस ही आएगा, ध्यान रखना। अगर सब्जेक्टिव केस ही आएगा तो बस फिर सीधी सी बात है, इट इज़ आई बिल्कुल ठीक है, इसको गलत नहीं माना जाए और सेंटेंस ठीक है। नेक्स्ट द जूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन, ये बड़ी सही चीज़ है। इट्स का यूज़ यहाँ पे आया पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में, किस रूप में, पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में। डिसीजन नाउन है और नाउन से पहले क्या आया, पजेसिव एडजेक्टिव आया। बाकी इट्स क्यों आया यार, ये देखने की बात है। यहाँ पे ज्यूरी है, ज्यूरी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन पढ़ा चुका हूँ ना, अब तो क्लियर है बात। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं, ऐसे नाउन जो ग्रुप को दिखा रहे होते हैं, जो समूह को दिखा रहे होते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर, है ना, सेम चीज़ों के समूह को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। देखो मैंने आगे लिख भी रखा है तुम्हारे लिए, सब कुछ है भाई, टाइप हुआ है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन जो है सिंगुलर भी होते हैं, कलेक्टिव नाउन प्लूरल भी होते हैं, ठीक है। जैसे कमेटी है, सिंगुलर है, कमेटीज प्लूरल है, लेकिन कलेक्टिव नाउन के साथ जो वर्ब का ही हम यूज़ कर रहे होते हैं, कलेक्टिव नाउन के साथ जो एडजेक्टिव हम लगा रहे होते हैं, है ना, वो वर्ब जो है वो सिंगुलर भी हो सकती है, वर्ब जो है वो प्लूरल भी हो सकती है। दूसरी बात, कलेक्टिव नाउन के साथ एडजेक्टिव लगा रहे हो, है ना, पजेसिव एडजेक्टिव लगा रहे हो, वो सिंगुलर भी लगा सकते हो, प्लूरल भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है भाई। अगर मैंने खाली ज्यूरी लिख रखा है, मैंने खाली रखा है द ज्यूरी, ये जो द ज्यूरी शब्द है ये सिंगुलर भी हो सकता है, ये ज्यूरी शब्द प्लूरल भी हो सकता है। ज्यूरी का ज्यूरीज कर दिया तो बात अलग है, कमेटी का कमेटीज कर दिया तो बात अलग है, फैमिली का फैमिलीज कर दिया तो बात अलग है। फैमिलीज तो प्लूरल है ही, फैमिली तो सिंगुलर है ही, देखने में पता चल रहा है तुम्हें। लेकिन अगर खाली ज्यूरी लिखा है, खाली फैमिली लिखा है, खाली क्लास लिखा है, वो दोनों मतलब ये जो सिचुएशन होती है ना कलेक्टिव नाउन वाली, इसको आप दोनों तरीके से डील कर सकते हो। कैसे डिपेंड करेगा, देखो मैंने आपसे कहा कलेक्टिव नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन आपको कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा, मीनिंग के हिसाब से। अगर आपको कलेक्टिव नाउन यूनिटी दिखा रहा है, आपको लग रहा है कि वो इकट्ठी बात हुई है, बिल्कुल एकदम इकट्ठा साथ में जुड़ के चल रहा है। कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन में लिखा होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर, एक जैसों का समूह, और अगर एक जैसों का समूह है तो वो एक साथ होने चाहिए। अगर तुम्हें लगता है एक साथ है तो यूनिटी दिखा रहे हैं, और यूनिटी दिखा रहे हैं तो उसको सिंगुलर मानते हैं, तो उसको क्या मानते हैं, कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर मानते हैं। ऐसी सिचुएशन में कलेक्टिव नाउन के साथ कैसी वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर मानते हैं, तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आती है, सिंगुलर वर्ब आती है, ठीक है। और सिंगुलर वर्ब के साथ साथ में जब एडजेक्टिव लगाने की बात आती है कहीं,
तो कलेक्टिव नाउन जब सिंगुलर मानते हैं तो उसके लिए कहीं प्रोनाउन बदले में यूज़ करना पड़े तो इट आएगा, एडजेक्टिव यूज़ करना पड़े तो इट्स आएगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना पड़े तो इट सेल्फ आता है। ठीक है, मतलब फैमिली किसकी चुनते हैं कलेक्टिव नाउन के सिंगुलर होने पे? इट की फैमिली चुनते हैं। अगर कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है तो इट की फैमिली उठाओ और उसमें से जो जरूरत पड़ रही है वो रख दो। एडजेक्टिव चाहिए तो इट्स रख दो, प्रोनाउन चाहिए तो इट रख दो, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए तो इट सेल्फ रख दो। इस तरीके से करा जाता है। अगर कलेक्टिव नाउन तुम्हें प्लूरल लग रहा है, बोले सर प्लूरल कैसे लगेगा? अगर तुम्हें लगता है कलेक्टिव नाउन के टुकड़े हो गए हैं, वो हिस्सों में बट गया है। कलेक्टिव नाउन मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर, एक जैसों का समूह, लेकिन आपको देखने में लग रहा है, पढ़ने में लग रहा है कि उसके अलग अलग टुकड़े हो गए, और अगर उसके अलग अलग टुकड़े हो गए तो अब उसको सिंगुलर नहीं कैसे मानेंगे? प्लूरल। और उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी? प्लूरल वर्ब आती है। और प्लूरल वर्ब के साथ साथ अगर उसके बदले प्रोनाउन यूज़ करना पड़े तो देम, दे। ऑब्जेक्टिव केस यूज़ ना करना पड़े देम। अगर एडजेक्टिव चाहिए तो देयर आता है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए तो क्या आता है? देमसेल्व्स आता है। ये ध्यान रखने की बात है। अब तुम कहोगे सर जरा मुझे एग्जांपल दो। देखो जरा, द ज्यूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन। ज्यूरी के साथ हैज़ लगाया, और जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि ज्यूरी ने अगर डिसीजन ले लिया मतलब वो किसी फाइनल वर्डिक्ट पे पहुंच गए हैं, उन्होंने कोई ना कोई फाइनल निर्णय ले लिया है। अगर उन्होंने डिसीजन ले लिया है, इसका मतलब ये जो ज्यूरी होगा ये यूनिटी को दिखा रहा होगा, अलग अलग नहीं थे। ज्यूरी मतलब होता है जजों का समूह, बहुत सारे जज बैठे साथ में डिसीजन लिया मिलकर। अगर डिसीजन तक पहुंच गए, इस बात का मतलब तो सीधी सीधी बात है ना कि वो एक साथ बैठे होंगे, उनका डिसीजन सबका एक जैसा होगा, एक जैसा था तभी तो डिसीजन आ गया। तो वही चीज़ किसको दिखा रही है? वो चीज़ दिखा रही है यूनिटी को। किसको दिखा रही है? यूनिटी को। अगर वो चीज़ यूनिटी को दिखा रही है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर एडजेक्टिव चाहिए तो सिंगुलर आएगा। और किसकी फैमिली से आता है? इट की, इसलिए मैंने किसका यूज़ करा? इट्स का यूज़ करा। वहीं अगर मैं ज्यूरी को कहूँ द ज्यूरी हैज़ या हैव टेकन इट्स या देयर डिसीजन, देखो भाई, द ज्यूरी हैज़ या हैव टेकन इट्स या देयर डिसीजन। अब देखो ध्यान से सुनना, अगर डिसीजन ले लिया है तो हैज़ आएगा, मैं बता चुका हूँ, हैव नहीं आएगा। देयर नहीं क्या आएगा? इट्स आएगा, क्योंकि डिसीजन ले लिया मतलब यूनिटी को दिखा रहे हो। ठीक है साहब, वही ऊपर वाला सेंटेंस है, थोड़ा हिस्सों में बांट के लिख दिया। दूसरा देखो, द ज्यूरी हैज़ या हैव डिवाइडेड इन इट्स या देयर डिसीजन। डिसीजन नहीं, ओपिनियन। ठीक है, यहाँ ओपिनियन होगा सेंटेंस में। अब देखो, द ज्यूरी हैज़ या हैव डिवाइडेड इन इट्स या देयर ओपिनियन। ज्यूरी जो है अपने ओपिनियन में डिवाइड हो गई। ज्यूरी मतलब जज हैं बहुत सारे सॉरी, साथ में बैठे हैं, उनकी डिस्कशन चल रही है, ओपिनियन चल रहा है, लेकिन उनके ओपिनियन मैच नहीं हो रहे। अगर उनके ओपिनियन मैच नहीं हो रहे तो वो यूनिटी को नहीं, इंडिविजुअल को दिखा रहे हैं। समझ रहे हो? अपने उनके सबके अलग अलग ओपिनियन है, और सबके अलग अलग ओपिनियन है, तो ज्यूरी यहाँ पर सिंगुलर नहीं है। अब की बार ज्यूरी यहाँ पर कैसा होगा? प्लूरल होगा। और प्लूरल होगा तो हैज़ नहीं किसका यूज़ करेंगे? हैव का यूज़ करेंगे। हैज़ नहीं किसका यूज़ करेंगे? हैव का यूज़ करेंगे। और द ज्यूरी हैज़ या हैव तो हैव आएगा। डिवाइडेड, अगर हैव आया तो प्लूरल आया। अगर इंडिविजुअल के रूप में आता तो किसकी फैमिली से लेते हैं? दे की फैमिली से। आपको नाउन से पहले एडजेक्टिव चाहिए तो इट्स नहीं किसका यूज़ करोगे? देयर का। इट्स नहीं किसका यूज़ करोगे? देयर का यूज़ करोगे। इसलिए मैंने इट्स काट दिया और देयर लिखा। द ज्यूरी हैव डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। ठीक है साहब, बहुत कॉमन सी बात थी। हालांकि इट की बात करें तो एक इट से सवाल यही बनता है। ये हालांकि मैं आपको नाउन नहीं पढ़ा के आया हूँ, सब्जेक्ट और एग्रीमेंट नहीं पढ़ा के आया हूँ, सब जगह पढ़ा के आया हूँ। चाइल्ड हो या बेबी हो, चाइल्ड और बेबी हालांकि दोनों लिविंग है, चाइल्ड भी और बेबी भी, लेकिन ध्यान रखना बच्चे के लिए ना, बच्चा ऐसा छोटा जो बच्चा होता है तो उसको ऐसे ही मान के चलते हैं, क्योंकि उसको सारी कामों में हेल्प की जरूरत है, तो उसको इट के रूप में ही लेके चलते हैं कि भाई इट आएगा, इट्स आएगा, इट सेल्फ आएगा मतलब इट की फैमिली से लेना। द बेबी इज स्टिल क्राइंग बिकॉज इट इज हंग्री। ये इट जो है वो किसके लिए आया? बेबी के लिए आया, और बिल्कुल सही है। द चाइल्ड इज प्लेइंग इट्स फेवरेट गेम। बच्चा जो है अपना फेवरेट गेम खेल रहा है। चाइल्ड के लिए एडजेक्टिव आया, चाइल्ड के लिए क्या आया? एडजेक्टिव आया। अगर मैं यहाँ लिखता आई एम प्लेइंग तो क्या लिखता? माई लिखता। ही इज प्लेइंग हिज लिखता। ठीक है नहीं? अब मैंने आपसे कहा था चाइल्ड है, बच्चे है, बच्चे के लिए आपने क्या लगाया? इट्स लगाया, जो कि बिल्कुल ठीक है। चाइल्ड के लिए इट्स का ही प्रयोग किया जाता है, कोई समस्या नहीं है। पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, लेकिन याद रखना है चाइल्ड या बेबी के लिए इट की फैमिली का यूज़ करते हैं। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। पहली मेहनत हमारी पूरी हुई। हमने क्या पूरा कर लिया है? पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड जितने सवाल हैं, जितनी समस्याएं हैं, जितनी आफत हैं, जितनी दुविधाएं हैं, हमने सारी दूर कर ली है। दूसरा हमारे पास है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। दूसरा हमारे पास क्या है? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेट होता है मतलब दर्शाना। डेमोस्ट्रेट क्या होता है? किसी बात को दर्शाना। हिंदी कहें डेमोस्ट्रेटिव की, डेमोस्ट्रेट करना मतलब किसी चीज़ को दर्शाना, किसी चीज़ को दिखाना। और किसी को दिखाने के लिए दिस दैट दीज दोस्त का यूज़ करते हैं। भाई आपको पता होना चाहिए दिस दैट सिंगुलर होता है और दीज दोस्त क्या होता है? प्लूरल होता है। मुझे लगता है ये बात आपको पता होगी, बहुत कॉमन बात है यार, बचपन से अब तक इतना तो पढ़ा होगा। दिस दैट सिंगुलर होता है और दीज दोज प्लूरल होता है। ठीक है साहब, एक बात और, दूसरी बात, जो दिस होता है उसका प्लूरल क्या बनता है? दीज बनता है। ठीक है, और जो दैट होता है उसका प्लूरल क्या बनता है? दोज बनता है। ध्यान रखना, अगर कभी दिस का प्लूरल बनाना पड़े तो क्या होगा? दीज होगा। कभी दैट का प्लूरल बनाना पड़े तो क्या होगा? दोज होगा। ये ध्यान रखने की बात है। ठीक है, बाकी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इनका यूज़ करेंगे, ये तो तुम्हें कॉमन सी बात पता ही है। दिस दैट दीज दो से दो सवाल बनते हैं, खास करके ये वाले और आपको याद होगा नाउन की एक्सरसाइज में ये वाले दोनों बातें मैं बता के आया हूँ। अगर काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ या फिर टाइप ऑफ कहीं लिखा है,
अगर टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ लिखा है, सिंगुलर लिखे हैं, तो इनके साथ या तो दिस आएगा या फिर दैट आएगा, या तो दिस आएगा या फिर क्या आएगा, दैट आएगा, दोनों ठीक हैं। लेकिन अगर ये सिंगुलर हैं, अगर ये क्या है, सिंगुलर, तो दिस या दैट का यूज़ कर सकते हो, बात बिल्कुल क्या है, सही है। लेकिन अगर काइंड्स ऑफ, सॉर्ट्स ऑफ या फिर टाइप्स ऑफ लिखा है कहीं, है ना, तो इनके साथ क्या आएगा, या तो दीज आएगा या फिर दोज आएगा, ध्यान रखना, या तो दीज आएगा या फिर क्या आएगा, दोज आएगा, दोनों में से कोई भी आ सकता है। लेकिन अगर प्लूरल है, काइंड्स ऑफ है, सॉर्ट्स ऑफ है, टाइप्स ऑफ है, तो फिर दीज या दोज का प्रयोग किया जाएगा, दीज या दोज का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या, दे हैव बीन ट्रेन फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। अब ध्यान से देख लो, दे हैव बीन ट्रेन, उनको ट्रेन कर दिया गया फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग। अब काइंड ऑफ है ना, सिंगुलर है ना, तो दिस में कोई दिक्कत नहीं है, सही है। दे हैव बीन ट्रेन फॉर दीज, काइंड्स ऑफ आ गया ना, काइंड्स ऑफ आ गया। अगर काइंड्स ऑफ आ गया तो दिस नहीं क्या आएगा, दिस का प्लूरल क्या आएगा, दीज आएगा, दिस का प्लूरल क्या आएगा, दीज आएगा। पहला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हमारे पास इतनी ही चीज़ है समझने के लिए। एक दो बातें और हैं, जरा इसको देख लो। अच्छा, मैंने ये वाली बात यहीं पे डाल दी, ठीक है साहब। अच्छा 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 अच्छा, तो फिर तो बहुत कुछ है, फिर अभी तो ऐसे खत्म ही नहीं होगी बात। अरे वाह, मुझे तो लग रहा था ये आगे लिखा होगा मिसलेनियस में, लेकिन चलो यहीं पे आगे क्या दिक्कत है। देखो, जब कंपैरिजन कर रहे होते हैं ना, तो कंपैरिजन करते हुए कई बार दैट ऑफ और दोज ऑफ का यूज़ मिलता है। कई बार कंपैरिजन कर रहे होते हैं, कंपैरिजन करते हुए दैट ऑफ का यूज़ होता है, दोज ऑफ का यूज़ होता है। अगर दैट ऑफ दोज ऑफ का यूज़ हो रहा है तो यूज़ तो दैट और दोज का ही हो रहा है, तो इसलिए हमने यहीं पे डाल दिया है कि दैट और दोज का यूज़ हो रहा है। अब ध्यान से देखो, कंपैरिजन का मतलब क्या है, क्या चल रही है बात, जरा ध्यान से देखो। मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन अमेरिका। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन अमेरिका। तो अमेरिका का जो क्लाइमेट है ना, जो इंडिया का जो क्लाइमेट है, इज हॉटर देन अमेरिका। अमेरिका के कंपैरिजन में गर्म है, अगर मैं इंडिया क्लाइमेट की बात करता हूँ। तो देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, जब कंपैरिजन किया जाता है हमेशा सेम चीज़ का कंपैरिजन किया जाता है। अलग अलग चीज़ों का कंपैरिजन नहीं कर सकते कि तुमने राम की तुलना किसी बिल्डिंग से कर दी, समझ रहे हो। पर्सन की तुलना पर्सन से करोगे, क्लाइमेट की तुलना क्लाइमेट से करोगे, क्लाइमेट की तुलना अमेरिका से नहीं कर सकते, समझ रहे हो। कि राम की तुलना किसी बिल्डिंग से कर दी, है ना, क्लाइमेट की तुलना किससे कर दी, किसी शूज़ से कर दी, ऐसा पॉसिबल है, ये चीज़ नहीं है पॉसिबल। तुलना हमेशा सेम चीज़ों की होती है। सेंटेंस में जैसे आप देखोगे, तुलना हमेशा सेम चीज़ होगी। अब तुम कहोगे सर ये सेंटेंस में इंप्लीमेंट करो, तो देखो मैं बताता हूँ। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन, जनरली तो ये लिखना था, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ अमेरिका। सोच के देखो, इंडिया का क्लाइमेट, आपके पास जो सब्जेक्ट है क्या है, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, और इसकी कंपैरिजन किससे हो रही है, द क्लाइमेट ऑफ अमेरिका से। तो जनरली आंसर तो ये होगा, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ अमेरिका। ठीक है साहब। तो मैंने आपसे क्या कहा, कंपेयर कर रहे हो आप, कंपेयरिंग टू नाउन्स, कंपेयरिंग टू नाउन्स। जब दो नाउन को कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो दैट ऑफ या दोज ऑफ का यूज़ किया जाता है। अब तुम कहोगे क्या जरूरत है दैट ऑफ दोज ऑफ की, भाई दैट ऑफ दोज ऑफ, देखो ये जो फ्रेज लिखा ना ये ठीक है, लेकिन दैट ऑफ दोज ऑफ की जरूरत ये है कि क्लाइमेट शब्द का यूज़ पहले से हो गया और तुमने फिर दोबारा से क्लाइमेट शब्द का यूज़ करा, है ना, द क्लाइमेट ऑफ अमेरिका। तो नाउन का रिपीटेशन हो गया, और नाउन का रिपीटेशन हुआ तो नाउन के रिपीटेशन से बचना तो पड़ेगा। और नाउन के रिपीटेशन से बचने के लिए जब हम दो नाउन का कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो हम दो चीज़ों का यूज़ करते हैं, दैट ऑफ या दोज ऑफ। किसका यूज़ करते हैं, दैट ऑफ या दोज ऑफ। अब सुनो, दैट ऑफ और दोज ऑफ, सिंगुलर की बात, सिंगुलर का कंपैरिजन होता है तो दैट ऑफ आता है, प्लूरल का कंपैरिजन होता है तो क्या आता है, दोज ऑफ आता है। अगर तुम्हें बात समझ में आ गई हो तो जरा बताओ, क्लाइमेट कैसा नाउन है, क्लाइमेट सिंगुलर नाउन है। अगर क्लाइमेट सिंगुलर नाउन है तो क्लाइमेट के बदले क्या लिखेंगे, दैट ऑफ अमेरिका। ये भी बिल्कुल ठीक है। ये ठीक है, ये ज़्यादा ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन दैट ऑफ अमेरिका। दैट ऑफ का मतलब किससे है, क्लाइमेट से है। दैट क्यों आए, क्योंकि क्लाइमेट दोबारा से ना आए, क्योंकि नाउन का रिपीटेशन क्या मानते हैं, गलत मानते हैं, ठीक है नहीं। और अमेरिका से कंपैरिजन नहीं हो रही है, अमेरिका के क्लाइमेट से कंपैरिजन हो रही है। पहला सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, आंसर बनेगा द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज हॉटर देन दैट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट देखो, द रोड्स ऑफ अमेरिका आर बेटर देन इंडिया। जो मैंने कहा अमेरिका की रोड्स हैं आर बेटर देन इंडिया, इंडिया से बेटर है। अच्छा ठीक है साहब, द रोड्स ऑफ अमेरिका आर बेटर देन इंडिया। देखो आंसर तो ये बनना था, क्योंकि कंपैरिजन किसका कर रहे हो, अमेरिका का नहीं, अमेरिका की सड़कों का। तो आंसर क्या बनना था, आंसर तो ये बनना था क्या, बेटर देन द रोड्स ऑफ इंडिया, बेटर देन द रोड्स ऑफ इंडिया। आंसर तो ये बनना था, ठीक है नहीं। ये जो इंडिया आपने लिखा था ये गलत है, द रोड्स ऑफ इंडिया बिल्कुल ठीक है ना। लेकिन फिर वही बात, यहाँ पे भी रोड्स आया है और यहाँ पे भी रोड्स आया है, दो जगह रोड्स आ गया, गलत हो गया। लेकिन रोड्स तो प्लूरल है ना, और रोड्स प्लूरल है तो प्लूरल के लिए दैट ऑफ नहीं दोज ऑफ आता है। तो बेहतर है कि इसको ऐसे लिख लो, बेटर देन दोज ऑफ इंडिया, बेटर देन दोज ऑफ इंडिया, बेटर देन दोज ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये ठीक है, ज़्यादा ठीक है, ठीक है ना, यही वाला ठीक है, दोज ऑफ इंडिया वाला ठीक है। नाउन का रिपीटेशन गलत मानते हैं। नेक्स्ट देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, माई शर्ट इज़ कॉस्टलियर देन योर्स। मेरी शर्ट तुम्हारी शर्ट से कॉस्टली है।
मेरी शर्ट तुम्हारी शर्ट से कॉस्टली है। तो देखो ये वाला कॉन्सेप्ट यहीं पूरा हो गया, मैं आपको बताऊँ, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहीं पूरा हो गया है। अब आगे कंपैरिजन वाले सेंटेंसेस आ गए हैं, तो मैं इनको साथों साथ बता दे रहा हूँ, आप जरा ध्यान से देखो। आप कह रहे हैं माई शर्ट इज़ कॉस्टलियर देन योर। अब देखो जेन्युइनली कंपैरिजन किसकी हो रही है, माई शर्ट इज़ कॉस्टलियर देन योर शर्ट, ठीक है, कंपैरिजन तो यही है, माई शर्ट इज़ कॉस्टलियर देन योर शर्ट, बिल्कुल ठीक है, इसमें आपको कोई समस्या नहीं माननी है, माई शर्ट इज़ कॉस्टलियर देन योर शर्ट बिल्कुल ठीक। लेकिन देखना यहाँ भी शर्ट आया, यहाँ भी शर्ट आया, यहाँ भी शर्ट आया, यहाँ भी शर्ट आया, शर्ट तो 2 बार आ गया। अगर शर्ट 2 बार आ गया तो एक बात बताओ, नाउन का रिपीटेशन तो गलत मानते हैं, तो कोई तरीका है इसको हटाने का? अरे बिल्कुल है। मैं आपको क्या सिखा के आया हूँ, मैं आपको अभी सिखा के आया हूँ कि योर प्लस नाउन, और ऐसा नाउन जो पहले आ चुका है। देखो शर्ट पहले आ गया ना, एक सेंटेंस कराया था आपको, दिस कार इज़ माई कार, तो माई कार को काट के क्या लिख दिया था, माइन लिख दिया था, क्योंकि कार पहले से आ चुका है, याद करो क्लास के स्टार्टिंग बताइए। तो माई शर्ट इज़ कॉस्टलियर देन योर शर्ट, योर शर्ट मतलब योर प्लस नाउन, और योर प्लस नाउन क्या होता है, योर प्लस नाउन होता है योर्स, योर प्लस नाउन क्या होता है, योर्स। तो माई शर्ट इज़ कॉस्टलियर देन योर नहीं, माई शर्ट इज़ कॉस्टलियर देन योर्स। योर्स का मतलब क्या है, योर्स का मतलब है योर प्लस नाउन, और योर प्लस नाउन का मतलब है योर शर्ट, समझ रहे हो? तो माई शर्ट इज़ कॉस्टलियर देन योर्स, आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा योर्स। योर शर्ट भी ठीक है, लेकिन बेहतर होगा कि किसका यूज़ करो, योर्स का यूज़ करो। नेक्स्ट देखो, द कलर्स ऑफ माई शर्ट इज़ ब्राइटर देन योर्स, इज़ ब्राइटर देन योर्स। फिर से देखो, तुम्हें एक चीज़ पता होनी चाहिए, पता किसकी कंपैरिजन हो रही है, जब तक तुम्हें ये नहीं पता होगा तब तक तुम गड़बड़ करते रहोगे। फिर से देखो, कंपैरिजन हो रही है द कलर ऑफ माई शर्ट की, तो पहले आंसर निकालो, कलर ऑफ माई शर्ट है ना, द कलर ऑफ माई शर्ट इज़ ब्राइटर देन द कलर ऑफ योर शर्ट, आंसर तो ये बनना है, ठीक है, द कलर ऑफ माई शर्ट इज़ ब्राइटर देन द कलर ऑफ योर शर्ट। लेकिन एक चीज़ है, बोले सर शर्ट आ गया दोबारा, शर्ट आ गया दोबारा, मैंने कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा, बोले सर ठीक है करो, तो क्या लिख दो, इसको ऐसे लिखो, द कलर ऑफ योर प्लस नाउन, वही बात है, योर प्लस नाउन, और वो नाउन जो पहले से आ चुका है, योर प्लस नाउन शर्ट, वो नाउन जो पहले से आ चुका है, तो इसको योर्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसे कर लो, ठीक है। द कलर, पहली बात ठीक है, द कलर ऑफ योर शर्ट, द कलर ऑफ माई शर्ट इज़ ब्राइटर देन द कलर ऑफ योर शर्ट। दूसरा आंसर क्या है, बेहतर आंसर है द कलर ऑफ योर्स, द कलर ऑफ माई शर्ट इज़ ब्राइटर देन द कलर ऑफ योर्स। लेकिन एक और बेहतर बन सकता है आंसर, पूछो क्या भाई, कलर भी तो आ गया पहले से, ये आया कलर नाउन, ये आया कलर नाउन, और नाउन का रिपीटेशन हो गया, और अगर नाउन का रिपीटेशन हो गया तो उसको रोकेंगे भी तो। और मैंने आपको बताया था अगर सिंगुलर नाउन ऑफ करके लिखा है तो उसको रिपीटेशन को रोकने के लिए किसका यूज़ करते हैं, दैट ऑफ का। प्लूरल लिखा है ऑफ करके तो उसके रिपीटेशन को रोकते हैं किससे, दोज ऑफ से। तो कलर ऑफ की जगह दैट ऑफ भी तो लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, दैट ऑफ योर्स। दैट ऑफ का मतलब है कलर ऑफ, और योर्स का मतलब है योर शर्ट, योर्स का मतलब किससे है, योर शर्ट से। और सबसे बेहतर जवाब होगा दैट ऑफ योर्स, सबसे बेहतर जवाब होगा दैट ऑफ योर्स। आंसर तो हालांकि तीनों ही सही हैं, आंसर तो हालांकि कितने सही हैं, तीनों ही क्या हैं, सही हैं। लास्ट सेंटेंस देखो, दिस सिटी इज़ वेरी पॉल्यूटेड लाइक अर्स दैट ऑफ अस, ठीक है साहब। अब आपने कहा द सिटी इज़ वेरी पॉल्यूटेड, अब ध्यान से सुनना, कंपैरिजन कर रहे हो सिटी की, सिटी इज़ वेरी पॉल्यूटेड, ये सिटी बहुत पॉल्यूटेड है, लाइक हमारे जैसा, जैसे हमारी सिटी है, तो आंसर बनना चाहिए लाइक आर सिटी, लाइक आर सिटी, जैसे हमारी सिटी। अब या तो आर है, आर से दैट ऑफ अस है, आर सिटी। अब देखो तुम्हें पता सिटी पहले से आ गया, तो आर प्लस नाउन मिलकर क्या बनाएगा, आर्स बनाएगा। तो अवर सिटी का मतलब किससे है, आर्स है, अवर सिटी का मतलब किससे, आर्स, एस लगा दिया आपने, अवर से है, ठीक है। तो बेहतर होगा आर काट दो, दैट ऑफ अस काट दो, आंसर बनेगा आर्स। द सिटी इज़ वेरी पॉल्यूटेड लाइक आवर्स, आवर्स मतलब आवर सिटी, ठीक है, आवर्स मतलब आवर प्लस नाउन, और आवर प्लस नाउन मतलब कितना, आर्स, ठीक है। तो ध्यान रखना, दिस सिटी इज़ वेरी पॉल्यूटेड लाइक आर्स। अब तुम कहोगे यहाँ पे दैट ऑफ अस लिखा है, भाई दैट ऑफ अस में दैट ऑफ आया किसके लिए तो बताओ, अगर तुमने दैट ऑफ अस लिखा है तो दैट ऑफ अस में दैट ऑफ अस आया किसके लिए, दैट ऑफ किसके लिए आया बताओ। दैट ऑफ, क्या ऑफ वाली कोई सिचुएशन है यहाँ पे, कोई सिचुएशन है ही नहीं, और ऑफ वाली कोई सिचुएशन नहीं तो जबरदस्ती क्यों लिख रहे हो, इसलिए दैट ऑफ अस तो गलत है, ठीक है साहब। दूसरी चीज़, आर कैसे गलत है, आर तो वैसे भी गलत है यार, मैं आपको बता चुका हूँ, और जो है पजेसिव एडजेक्टिव होता है, और क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव होता है, और पजेसिव एडजेक्टिव अकेले नहीं आते, समझ रहे हो, पजेसिव एडजेक्टिव अकेले नहीं आते। मैंने आपको बताया पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद में नाउन जरूर आएगा। कभी आपने देखा दिस इज आर लिखा हुआ, दिस इज आर ऐसा कहीं लिखा देखा,
और कभी अकेला आ ही नहीं सकता यार, वो उसके बाद में नाउन आएगा ही आएगा। पजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं डिटर्मिनर होते हैं, और डिटर्मिनर के बाद में नाउन की सख्त आवश्यकता है। डिटर्मिनर कभी अकेला चल ही नहीं सकता। तो अगर कहीं आर अकेला लिखा है तो वो तो ग्रामेटिकली गलत है, चाहे वो कहीं लिखा है, वो इस सेंटेंस में लिखा है कहीं और लिखा है, ग्रामेटिकली वो गलत ही है, उसमें कुछ भी ठीक होने की गुंजाइश तो है नहीं, एक बात तो रही है। ठीक है, तो आर तो ऐसे गलत हो गया, दैट ऑफ अस ऐसे गलत हो गया, बचा क्या, आर्स बचा। आर्स का मतलब किससे है, अवर प्लस सिटी से, अवर प्लस नाउन से, अवर प्लस नाउन का मतलब किससे, अवर सिटी से, और इसलिए मैंने इसको क्या लिख दिया, आर्स लिख दिया। आंसर बनेगा बी फॉर बॉल। ठीक है, आर्स, दिस सिटी इज वेरी पॉल्यूटेड लाइक आर्स। ठीक है साहब।